गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 8 विषय वाणिज्य अध्याय 3 अंतिम खाते पार्ट 4। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 3 में और पार्ट 2 में ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में बताया था। अब यहाँ पर इसका तीसरा अकाउंट है आर्थिक चिट्ठा यानी कि बैलेंस शीट, और तीनों एक साथ बनते हैं। इसलिए अब मैं यहाँ पर आपको आर्थिक चिट्ठे के बारे में बताऊंगा कि आर्थिक चिट्ठा किस तरह बनाया जाता है। उसके बाद इसके एक क्वेश्चन आपको मिक्सअप में करा के इस चैप्टर को आपको अपने आप फिर करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका तीसरा खाता होता है बैलेंस शीट यानी कि आर्थिक चिट्ठा। तो इसका मैं आपको प्रारूप करके बताऊंगा जो पेज नंबर 27 पर है। पेज नंबर 27 पर। तो इसका प्रारूप आपको इंग्लिश में बताऊंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में बना हुआ है, लेकिन मैं आपको इंग्लिश में इसको बताऊंगा। तो फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट यानी कि बैलेंस शीट, डेट वही डलती है एज ऑन द 31 दिसंबर, क्योंकि लास्ट में ही ये बनाया जाता है। तो बैलेंस शीट में आपका एक तरफ अमाउंट, दूसरी तरफ अमाउंट। ठीक है, जब हम इसको बनाते हैं तो बनाने के लिए दोनों तरफ का टोटल बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर जब हम बनाते हैं तो एक तरफ आपका होता है लायबिलिटीज, ठीक है। लायबिलिटीज, फिर एक तरफ अमाउंट लायबिलिटीज का, दूसरी तरफ एसेट्स, फिर एसेट का अमाउंट। ठीक है, लायबिलिटीज का मतलब होता है दायित्व, कि हमारे क्या क्या दायित्व हैं। अगर हमने किसी चीज से कुछ उधार लिया है तो उसको चुकाने का हमारा दायित्व बनता है, तो वो इधर आएगा। जितनी हमारी एसेट्स है यानी कि हमारी संपत्ति हमारी कुछ भी हो सकती है, फर्नीचर है, भवन है, बिल्डिंग है, कैश है, तो ये सब हमारी संपत्ति में आता है यानी कि एसेट्स में आता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कैपिटल यानी कि पूंजी, कैपिटल। ठीक है, इसका अमाउंट हम बाहर ही रखते हैं, क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो हमारा बैलेंस निकलता है वो यहाँ आएगा, नेट प्रॉफिट। ठीक है, अगर नेट प्रॉफिट आता है तब हम उसे प्लस करेंगे, नेट लॉस आता है तब हम उसे माइनस करेंगे। कोई भी आ जाए दोनों में से आएगा एक ही, चाहे लॉस आएगा चाहे प्रॉफिट आएगा, तो वो हम इसमें माइनस करेंगे और प्लस करेंगे। उसके बाद आता है हमारा पर्सनल खर्चा यानी कि ड्राइंग, आहरण, तो ये भी हम माइनस करते हैं। ठीक है, जो माइनस करके आएगा वो यहां आएगा। क्लियर है? उसके बाद फिर इसमें जो खर्चे आते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर हमारा पैसा बैंक में जमा है और उससे ज़्यादा हम निकाल लेते हैं तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट माना जाता है। सन्ड्री क्रेडिटर जो हमारे लेनदार होते हैं, जिनको हमने पैसा देना होता है, तो वो क्रेडिटर में आता है। इसके बाद बिल पेबिल यानी कि इसको शॉर्ट में बीपी बोलते हैं, जो हमने विपत्र लिए हैं यानी कि जो हमने पैसा लिया है उसको लिखित रूप में देना। अनुपार्जित आय यानी कि अनएक्रूड इनकम, जो हमने प्राप्त की है लेकिन हमें मिली नहीं है, उसको एक्रूड बोलते हैं। उसके बाद अदत्त व्यय, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस,
क्लियर है। तो इस तरह के जो आपको होंगे वो आपके लायबिलिटीज में आएंगे। इनको ध्यान से एक एक दो बार जब क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आता रहेगा, ठीक है। तो उनकी अमाउंट इनके सामने लिखी जाएगी, ठीक है। फिर इधर का हम टोटल कर देते हैं। इसके बाद आता है एसेस। तो एसेस में गुडविल यानी कि ख्याति, यानी कि फेमस, कोई बहुत बड़ी कंपनी है उसका नाम, ये भी हमारी संपत्ति में आता था, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग दोनों एक साथ भी आ सकते हैं, अलग अलग भी आ सकता है। उसके बाद फर्नीचर, ये सब हमारी एसेट्स में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद प्लांट एंड मशीन, प्लांट एंड मशीन एक साथ भी, अलग अलग भी। मोटर व्हीकल, मोटर, ठीक है, व्हीकल, इन्वेस्टमेंट, अगर हमने पैसा कहीं लगाया है तो वो हमें मिलना है, तो वो हमारी संपत्ति है, यानी कि एसेट्स है। डेप्टर या बीआर, बिल रिसीव, ठीक है, या रिसीवेबल लिख लो, रिसीवेबल, ठीक है। उसके बाद डेप्टर यानी कि देनदार, यानी कि जिनसे हमने पैसा लेना है तो उसको हम बोलते हैं देनदार। क्लोजिंग स्टॉक यानी कि जो माल हमारा बच जाता है तो वो भी हमारी संपत्ति में आता है, क्लियर है। बैंक बाकी यानी कि बैंक में पैसा जमा होना, यानी कि जो हमारा पैसा बैंक में जमा है तो वो भी हमारी एसेट्स में आ जाता है, क्लियर है। कैश जो हमारे पास पड़ा है खर्चे के लिए, जिसमें हमने बिजनेस लगाया है, तो वो खर्चा भी हमारा क्या होगा, संपत्ति होगी, यानी कि कैश। उपार्जित आय, एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम, जैसे अनएक्रूड होती है ऐसे एक्रूड होती है कि हमने प्राप्त तो कर ली लेकिन अभी हमें मिली नहीं है, तो हम उसको एक्रूड करते हैं, तो ये हमारी संपत्ति में आ जाता है। उसे प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जो हमने पहले से ही प्राप्त कर लिए हैं, और आउटस्टैंडिंग कौन से होते हैं, जो हमें देने होते हैं। तो प्रीपेड जो होता है जो हमने पहले से ही प्राप्त कर लिए हैं, तो वो हमारी संपत्ति में आ जाता है। फिर हम क्या करते हैं, इसकी अमाउंट, इसकी अमाउंट, इसकी, 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 ये अमाउंट, ये अमाउंट, ये वाली, ये इन सब का टोटल कर देंगे और इधर का टोटल करेंगे। तो जब दोनों तरफ का हम टोटल करते हैं तो दोनों तरफ का टोटल बराबर आता है, और जब दोनों तरफ का टोटल बराबर आता है तो ये हमारी बैलेंस शीट, यानी कि इससे पहले जो खाते हमने बनाए हैं, चाहे वो ट्रेडिंग का हो चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस का हो, तो वो बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी आर्थिक चिट्ठा अगर बराबर आता है, सही आता है, तो हमारा जो बैलेंस है वो बराबर है, तो यानी कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक है। तो इसीलिए इसी चिट्ठे को साल के अंत में बनाया जाता है कि हमने कितना माल बेचा, कितनी सेल करी, कितनी परचेज की, तो वो ठीक है या नहीं। तो इससे हमारे साल के आंकड़े लगाए जाते हैं कि हमने सही किया है व्यापार या गलत किया। तो उन दोनों खातों को जब हम करते हैं तो उन खातों का हमें नहीं पता चलता, वो पता कब चलेगा, जब हमारी बैलेंस शीट इक्वल आती है। अगर बैलेंस शीट में टोटल इक्वल नहीं आता तो ये समझ लीजिए कि हमारा प्रॉफिट में, लॉस में कोई गलती आ रही है या हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ गड़बड़ आ रही है। तो उसमें लॉस
या हानि में कोई दिक्कत है तो तभी हमारा ये बैलेंस शीट नहीं मिल पाती। और अगर हमारी दोनों तरफ से लायबिलिटीज़ भी ठीक है और एसेट्स भी ठीक है तो इसका मतलब यह है कि हमारा व्यापार ठीक चल रहा है। तो उससे हमारी स्थिति का पता चल जाता है कि हम लॉस में जा रहे हैं या प्रॉफिट में जा रहे हैं। तो ऐसे ही हर साल की हम बैलेंस शीट बनाते हैं, तो उस बैलेंस शीट को हम कंपेयर भी करते हैं कि लास्ट ईयर में हमारा बैलेंस कितना था बैलेंस शीट का और इस साल के बैलेंस शीट में हमारा टोटल कितना था। तो दोनों को हम कंपेयर करते हैं, तो पिछले साल की हमारी ज़्यादा है या इस साल की हमारी ज़्यादा है। तो इससे हमें यह भी पता चल जाता है कि हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार आ रहा है या अभी और सुधार करने की ज़रूरत है। क्लियर है? तो इस तरह से आपको ये करना है। अब इसमें आपको ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट तीनों एक साथ बनानी है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद आपको ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आप इसको कॉपी में कर लेंगे। क्लियर है? थैंक यू।